वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में शासन प्रणाली, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, प्रजातंत्र से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर 10 है। इसका पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट नोट्स देखेंगे। तो राजतंत्र किसे बोलते हैं ये जानिए। राजतंत्र यह शासन का प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है। जो राजमुकुट धारण करता है वह अनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर पद ग्रहण करता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। सिंपल सा मतलब राजतंत्र है कि एक व्यक्ति में पूरे पावर, एक व्यक्ति के पास जो है सारा शक्ति है, उसे बोलते हैं राजतंत्र। एक जो राजतंत्र होता है वह आनुवांशिक उत्तराधिकारी के आधार पर चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद है कुलीन तंत्र। इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। कुलीन तंत्र को जो है अरिस्टोक्रेसी भी बोला जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तानाशाही, ठीक है। तानाशाही इसे अधिनायक तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। यह यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। ये तानाशाही हो गया, जैसे कि किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के शासक हैं। उसके बाद है प्रजातंत्र। वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप जो है प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है, ठीक है। जहां जनता में सत्ता निहित होती है मतलब जनता जो है अपने नेता को चुनता है, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं प्रजातंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिसमें प्रमुख है संघात्मक, संघात्मक शासन तथा एकात्मक शासन, ठीक है। इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता, संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता, ठीक है। राज्य तभी कहलाएगा जब उसके पास संप्रभुता हो, किसी बाहरी देश का उस पर अधिकार ना हो, या बाहरी देश के नियंत्रण में आके कोई डिसीजन अंदर में ना ले, ठीक है। जैसे भारत, अगर भारत अपना देश है तो अमेरिका के दबाव में आकर कोई डिसीजन ना ले, उसे बोलते हैं संप्रभुता। भारत खुद अपना डिसीजन खुद सोच समझ के ले। जनसंख्या भारत में भी है, भारत में भूभाग भी है और सरकार या सत्ता भी है, तो उसे क्या बोला जाएगा? राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हो जाएंगे 4 गो, आपको याद रखना है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, ठीक है। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व संप्रभुता होती है, क्योंकि जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था उस समय भी भारत के पास जनसंख्या थी, भूभाग था और सरकार थी, लेकिन सरकार के हाथ विदेशी सरकार थी, लेकिन भारत के पास संप्रभुता नहीं था। भारत अपना डिसीजन खुद नहीं ले रहा था, क्योंकि जो विदेशी लोग भारत में बैठे हुए थे, अंग्रेज लोग, वो डिसीजन ले रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या होता है? संप्रभुता होता है। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमेशा देश भारत संप्रभु नहीं था। जो अब बात ऊपर हम बोले यहाँ पर नीचे उस लाइन को लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि उस समय भारत की जनता का शासन नहीं था, ठीक है, बल्कि ब्रिटिश क्राउन का शासन था। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश में संसदीय शासन प्रणाली को
अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इस प्रणाली में जो है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में या संसदीय शासन प्रणाली, दोनों एक ही चीज है, में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है, ठीक है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप से बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, में समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोच्च उदाहरण आपके अमेरिका है। अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, ठीक है, सत्ता केंद्रीकृत होती है और राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत जनता है, ठीक है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। अतः भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को जो है संसदों की जननी, ब्रिटिश संसद को जो है संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। आपको यहाँ पर यह पॉइंट ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण कौन कौन है? तो राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च पद जो आपके होता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो हमारा सर्वोच्च पद होता है उस पर जो भी व्यक्ति बैठता है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है गणतंत्र। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है।
परंतु भारतीय संविधान मूलतः जो है संघात्मक है। मूलतः क्या है? संघात्मक है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। केसी व्हीलर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी व्हीलर का है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये किसका कथन है? बी.आर. अंबेडकर का। ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो कौन सा है? संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। जब हम गुलाम थे तो जनसंख्या भी हमारे पास थी, भूभाग भी हमारे पास था और सरकार भी हमारे पास था, लेकिन संप्रभुता नहीं था। हम खुद से अपना डिसीजन नहीं ले सकते थे, हमारा डिसीजन अंग्रेज लोग लेते थे। ठीक है। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? ठीक है। तो देख लीजिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो 2 गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर पढ़ लीजिए। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग वे सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्तें या आवश्यकता नहीं है जैसे पहले थी। ठीक है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है यूएसए में किया गया है। ठीक है। शासन प्रणाली की समानता 2 पद्धतियां होती है, एक होती है संसदात्मक और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का काम क्या होता है? इसका काम होता है कानून को बनाना, जबकि कानून को लागू करना काम किसका होता है? कानून को लागू करना काम होता है कार्यपालिका का। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो ये भी आपकी गलत हो जाएगा। अब बचा आपके 2 गो।
संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, तो ये गलत बात है। सभी जो पार्टी हार जाता है उसका प्रतिनिधित्व होता है? नहीं होता है, जो विपक्ष में होता है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो सही बात है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अंगीकरण है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होता है। जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका का ही भाग होता है। जो सांसद चुन के जाते हैं उन्हीं में से तो मंत्री बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अमित शाह आपके सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं, इसका मतलब विधायिका में बैठते हैं और सरकार भी चलाते हैं, और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन, यूके में परिलक्षित हुआ। पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हो गया था, ठीक है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, तो सही बात है। वास्तविक प्रधानमंत्री, नाम मात्र के राष्ट्रपति। और यूके में वास्तविक प्रधानमंत्री और नाम मात्र के वहाँ की राजा। सामूहिक उत्तरदायित्व है, जो आपकी कार्यपालिका है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। द्विसदनीय विधायिका भी है, भारत में भी है, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली केवल भारत में है, जबकि यूके में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है भारत किस देश के संविधान से लिया था? तो यूएसए के संविधान से लिया था, ठीक है। यूएसए के संविधान से लिया था, ठीक है। आप यहाँ पर इसे पढ़ लीजिएगा। ये जो पर हम बोले हैं सारा कुछ यही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार देख ही लीजिए इसको क्या लिखा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो जो आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ये आपके यूएसए की संविधान की विशेषता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देख लीजिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति की सरकार ये भी सही है, संघीय नीति ये भी सही है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार गलत है। ये आपके कहाँ पर है? यूएसए में, ठीक है। ये कहाँ पर है? यूएसए में है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बता देते हैं, ये चैप्टर थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पैसेंस बना के इसे देखिए। क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन ज्यादातर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको देखना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रपतीय पद्धति नहीं है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ऊपर में हम लोग बोले हैं सारा कुछ यहाँ पर लिखा गया है।
उसके बाद है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ये आईएएस का पूछा हुआ, आईएएस जो है, आईएएस का एक फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बता दें कि जब जो भी अगर आईएएस के स्टूडेंट हैं, आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना है। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़िएगा, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तो एकदम आपको सही लगेगा। आप नहीं पढ़िएगा नीचे वाला ऑप्शन, सीधा आंसर आप ए मार दीजिएगा, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन आपको नीचे ही पढ़ना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद कौन होता है, कार्यपालिका, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सही बात है, उससे बोलते हैं भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, ठीक। आपको ऑप्शन चारों पढ़ना है। ये आपको बोल चुके हैं कि चैप्टर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद या लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है, राज्यसभा नहीं, लोकसभा, ठीक है, क्योंकि जनता का सदन कौन है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है, ठीक है। तो पढ़ लीजिए ऑप्शन। कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका और विधायिका दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, तो ये बात सही बात है, स्वतंत्र रूप से काम तो करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, ठीक है। उसके बाद है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। उसके बाद है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो ये भी बात आपकी सही है कि सरकार के जो अध्यक्ष हैं उनको निर्वाचन के बिना आप नहीं बदल सकते हैं। इसमें पूछा क्या गया था आपसे, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या होता है। तो जो कार्यपालिका होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि ये भी आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है, ठीक है। भारत के संदर्भ में जो है संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। तो देख लीजिए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, तो सही बात होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक मंत्रियों को जो है संसद का विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही बात है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। राज्य का जो अध्यक्ष होता है वही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, तो ये गलत बात है। जो मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो तीन जिसमें उसको काट दीजिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो बचा कौन, ए और 1 और 2 बचा। तो राइट इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो है संसद के सदस्य होते हैं, तो सही बात है। और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक जो है अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही विश्वास खो देते हैं तो अपना मंत्री पद उनको छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। और राज्य का जो अध्यक्ष कौन होता है, जो राष्ट्रपति होता है, क्या मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, मतलब जो सरकार है उसका अध्यक्ष होता है, नहीं, उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, अनुच्छेद 75(5) में उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। ये बात तो सही है, अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी
होगी, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है, जो लोकसभा है उस संसद का भाग है। भारत में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो आपको बताएं, जबकि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये आपके बीपीएससी का है ना, हाँ, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही वक्तव्य सही है। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। इससे एक बार इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिए। ठीक है, शासन प्रणाली की समानता दो पद्धतियां होती है, एक संसदीय होती है, एक आपकी होती है अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका विधायिका के सदस्य कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, कार्यपालिका जो है विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। जो न्यायपालिका है कार्यपालिका विधायिका के कार्यों का न्यायिक समीक्षा कर सकती है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तो अतः ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है और विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह। विधायिका जो कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। उसके बाद है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, गलत बात है, दोनों स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, जो आपके विधायिका है विधायिका से ही कार्यपालिका जो आपके मंत्री बनते हैं। ठीक है, विधायिका से ही जो कार्यपालिका मंत्री बनते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति जो है न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी, ये भी गलत हो गया। विधायिका जो है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो ये भी आपके गलत है। ठीक है, जवाबदेह नहीं है, तो इसमें से कोई भी आपके सही नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। इसे चुन लीजिए आप लोग एक बार, 2017 का पूछा हुआ आईएएस का सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। उसके बाद है कि उस शासना अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हस्मो उन्मुख दशा में है। तो देखिए फालतू ये सब ऑप्शन लिखा गया है, ये भी आपको जहां तहां का जो मन पाया लिख दिया गया है, लेकिन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। जो मेन पॉइंट आपका ये सी वाला है। ठीक है, बाकी जो तो फालतू लिखा गया है आप यहाँ पर इसे पढ़ लीजिए कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा जो है लोकसभा सदस्य का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक है, जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं सारे पावर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसमें निहित है, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इसीलिए। ठीक है, आप इसे यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसी चीज को सेम चीज को लिखा गया है।
भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। भारत में जो है राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है, तो देख लीजिए। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो सही बात है, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक स्वरूप की इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो ये भी सही बात है, कितना बार देख चुके हैं हम ऊपर में। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थे, तो ये भी सही बात है, सर्वोच्च सत्ता जो भारत की जनता में है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, गलत बात है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती, क्योंकि शक्ति राज्य और संघ दोनों में बटा हुआ है, ठीक है, संघ और राज्य दोनों में बटा हुआ है। तो 4 गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बचेगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन एक बार पढ़ लीजिए। लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता, बल्कि सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में विभाजित करता है। आप समझ गए होंगे आप लोग, जो पर हम समझाएं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए भाई, कौन से आपके सही कथन इसमें है। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, तो सही बात है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही बात है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज है, अच्छा ठीक है, इसे समाज आने कारण मान लीजिए कि इसे हम लोग कंफ्यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इसमें अब हमको देखना है कि, तो इसका राइट आंसर सारे हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएंगे, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक समाज, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो सही बात है, लोकतांत्रिक समाज है, क्योंकि जो 3 वाला ऑप्शन है, देखिए 1 2 4, 1 2 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब सारे सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। सोल्यूशन यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक बार बता देते हैं कि भारतीय संविधान के तहत भारत में जो है एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। यह एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को, जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पर की गई है, नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है, और साथ ही भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज किए थे, तो भारतीय समाज को भी लोकतांत्रिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, भारतीय राजतंत्र की नहीं है। एक, संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार, ये नहीं है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए कि भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है, ना कि राजतंत्र, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है, ठीक है, सत्तावादी सरकार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो है शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो भारतीय संविधान से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति से नहीं होती है, भारत के प्रधानमंत्री से भी नहीं होती है, भारत की संसद से भी नहीं होती है, तो किससे होती है, भारतीय संविधान से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है, ठीक है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है, तो चुन लीजिए। एक साइड आपके अभिकथन है, एक नीचे में आपके कथन है, तो देख लीजिए। ए में लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये सही बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी बात सही है कि भारत के एक अपना संविधान है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा लिए गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो यूएसए अमेरिका का है। ठीक है, यूएसए अमेरिका का है। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारत में 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन जो है सुशासन की विशेषता नहीं है? तो देख लीजिए, जवाबदेही तो है, पारदर्शिता भी है, कानून का नियम भी है, जबकि लाल फीताशाही ये नहीं है। ठीक है, लाल फीताशाही, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीके से भ्रष्टाचार के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। लाल फीताशाही मतलब क्या होता है कि कोई जो फाइल होता है, तो फाइल के अंदर एक देखते लाल सा फीता होता है। ठीक है, अगर ये फीता तभी आगे बढ़ेगा जब आप यहाँ पर कुछ माल पानी दीजिएगा, मतलब पैसा दीजिएगा, तो ये फीता आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर ये जो लाल वाला फीता होता है उसको डाल के छोड़ दिया जाता है कि आप पैसा दीजिए तभी आगे बढ़ेगा आपका फाइल। ठीक है, उसी को बोलते हैं लाल फीताशाही। लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है, जबकि हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता आदि सुशासन के विशेषताएं हैं। इसे सारे को ध्यान रखिएगा, सारे शब्द को। ठीक है, उसके बाद है कल्याणकारी राज, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, गलत है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये सही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज का उद्देश्य है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। कल्याणकारी राज नागरिकों के विशेष रूप से कमजोर, यहाँ पर कमजोर वर्ग के नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, सोशो इकोनॉमिक विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत प्रयत्नशील रहता है। नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, उसे किसी विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि भारत में मलाईदार परत को अर्थात पिछड़ों में अगड़ों को लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी सभी किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। ठीक है, इसमें 6,000 रुपये दिया जाता है प्रति साल। संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य विशेष योजनाओं के लक्षित नागरिक समूहों की पहचान से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के केंद्र में वंचित वर्ग ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो कल्याणकारी राज्य की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य की सरकार समग्र विकास और प्रगति की व्यापक और अधिक धनात्मक आवश्यकताओं से संदर्भित होकर कार्य करती है तथा मात्र शांति बनाए रखना, विवादों का समाधान और आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराने तक ही उसका कार्य सीमित नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो देख लीजिए, कल्याणकारी राज्य आपके दर्शन है, राजनीतिक समानता भी दर्शन है, समाजवादी राज्य भी दर्शन है, जबकि साम्यवादी जो है दर्शन नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनैतिक समानता, न्याय, पथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समाजवादी राज्य एवं राजनैतिक
समानता, न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज का दर्शन संविधान के भाग 4 डीपीएसपी में मिलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कल्याणकारी राज की अवधारणा है ये किसमें मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है। ये सिर्फ आपसे पूछ देगा कि कल्याणकारी राज की अवधारणा किसमें मिलता है, तो डीपीएसपी में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो सारे कथन को पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान अर्धछात्मक है, तो गलत बात है। जो भारतीय संविधान है संसदीय है। भारत एकमात्र का राजतंत्र है, भारत राजतंत्र नहीं है, भारत गणतंत्र। क्या है, गणतंत्र है। ठीक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो सही बात है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है, जनता, संविधान, संसद, राष्ट्रपति। तो भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत, आपको ध्यान रखना है, शब्द बोला जा रहा है राजनैतिक सत्ता। क्या बोला जा रहा है, राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, तो जनता है। ठीक है, भारत की जनता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत देश की जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, हम भारत के लोग से भारत के संविधान आरंभ होता है। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर सेवक होता है। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो जनता के मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक है। लेकिन जो भी कुर्सी पर जाता है वो अपने आप को क्या समझ लेता है, स्वामी, और जनता को समझ लेता है सेवक, सीधे उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम अर्धछात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, तो देख लीजिए। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होता है। तो जो आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रणाली का एक आधारभूत तत्व क्या होता है कि एकल कार्यपालिका होता है। ठीक है, सारा शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सत्ता केंद्रीकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, अर्धछात्मक शासन प्रणाली की विशेषता, इसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रणाली की विशेषता क्या है, तो कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य सही है, सही बात है, सभी तथ्य आपके सही है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन खुद करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका देखिए हो गया लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे कुछ वही सेम चीज को लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम इस देश में हुआ, तो सर्वप्रथम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंशियल शासन व्यवस्था का उदय सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस शासन प्रणाली में प्रमुख कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वह लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए, आपको ध्यान रखना है, निश्चित अवधि के लिए, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वो 4 वर्ष के लिए और 2 टर्म के लिए चुने जा सकते हैं। ठीक है, कितने टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होता है। भारत में क्या होता है कि जो कार्यपालिका होते हैं ये विधायिका है। ठीक है, ये आपके विधायिका है, ये आपके कार्यपालिका है। जो मंत्री बनते हैं वो क्या होते हैं, वो विधायिका और कार्यपालिका। जो विधायिका में बैठते हैं ये मंत्री साहब जाके विधायिका में बैठते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार को भी चलाते हैं। फिर से बोल देते हैं, जो आपके ये कार्यपालिका में बैठते हैं मंत्री साहब, ये जाके विधायिका में कानून भी बनाते हैं
और सरकार को भी चलाते हैं। ठीक है, भारत में क्या है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे पर आश्रित है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन पृथक नहीं है। पृथक कहाँ पर है? अमेरिका में पृथक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आपसे पूछा क्या गया कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को जो है सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सारा पढ़ सकते हैं कि भारत में जो है प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने बदलने का अधिकार है, अर्थात जनता अपने मतदान के अधिकार के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये प्रतिनिधि ही शासन सत्ता का संचालन करते हैं। जब ये प्रतिनिधि जनता के कल्याण एवं शासन सत्ता का संचालन सही या उचित तरीके से नहीं करते हैं, तब जनता चुनावों के माध्यम से सत्तारूढ़ दल या सरकार को पराजित कर हटा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को जो है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में समान नागरिकों की समुदाय में पर्याप्त भागीदारी की अपेक्षा होती है। यह अच्छे नागरिक की सक्रिय भागीदारी स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र को अच्छे नागरिक की जरूरत होती है, इसलिए वह अच्छे व्यक्ति का विकास करता है। लोकतांत्रिक नागरिक एक बौद्धिक कार्य है जिसमें आम लोगों को राजनीतिक मुद्दों और उम्मीदवारों के बारे में निरंतर निर्णय लेने की जरूरत होती है और इस निर्णयों के लिए नागरिक एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं और अपनी बुद्धि विकसित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि जो भारत के हेड होते हैं उनका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, इसीलिए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है तो है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो ये सही बात है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या होता है? चुनाव होता है। आप यहाँ पर इस चीज को पढ़ भी सकते हैं कि गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वो वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, उसी चीज को लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, इसमें क्या अंतर्निहित है कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो देख लीजिए, संविधान लिखित है और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ठीक है, निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान जो है परिसंघीय है? मतलब क्या है कि शक्ति जो है, शक्ति का बंटवारा है, तो जो ऑप्शन दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है।
यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है तो उस राज्य को संघीय राज्य कहा जाता है। भारत का संविधान जो है परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है, तो कठोर भी नहीं है ना लचीला है, ना ही कठोर है ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सही बात है। किसी किसी मुद्दे में जो किसी चीज में संशोधन करने के लिए ज्यादा बहुमत की जरूरत पड़ती है और किसी चीज में संशोधन करने के लिए बहुत कम बहुमत की जरूरत पड़ती है, साधारण मेजोरिटी से। ठीक है। और किसी में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखा गया है सी, ना ही कठोर ना ही लचीला, तो ये गलत है। ठीक है। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान को कठोर और नम का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो आपको समझाए थे कि साधारण और विशेष बहुमत। साथ ही कुछ विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि जीएसटी पर। नेक्स्ट है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व ये दोनों में सेम है। न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू है, ये आपके जो इंग्लैंड के संविधान है वहां पर नहीं है। भारत जो है जुडिशियल रिव्यू यूएसए के संविधान से लिया है। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्विसदनात्मक व्यवस्थापका ये दोनों में है, भारत में भी और इंग्लैंड में भी। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका ये दोनों में है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो सही बात है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, तो ये भी सही बात है कि उसने एक जो है बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ भी सकते हैं आप। भारतीय संविधान जो है एक संघीय प्रणाली का प्रावधान करता है क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है क्योंकि इसके कई प्रावधान जो है एक शक्तिशाली केंद्र की ओर रचना करते हैं, यह इशारा करते हैं। ठीक है, फिर से आ गया कथन और कारण वाला क्वेश्चन। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो ये बात सही है कि व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, गलत बात है कि भारत एक संघीय राज्य है। ये कह सकते हैं कि भारत एक पूर्णतः संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन संघीय राज्य है, तो ये गलत हो जाएगा। ए तो सही है और आर गलत है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। ए सही है और आर गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देख लीजिए संघीय लक्षण कौन नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। देखिए, संघीय लक्षण का मतलब होता है कि जो केंद्र होता है और राज्य होता है वो दोनों में शक्ति का बंटवारा है कि नहीं है। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, ये सही बात है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, न राज्य के लिए अलग है न केंद्र के लिए अलग है, दोनों के लिए सेम संविधान है, राज्य और केंद्र दोनों के लिए। एकहरी नागरिकता ये आपको संघीय लक्षण नहीं है। ठीक है, ये एकात्मक लक्षण हो जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वतंत्र न्यायपालिका तो संघीय लक्षण का संघीय लक्षण है। ठीक है, संघीय लक्षण है, जबकि एकहरी नागरिकता संघीय लक्षण नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए कि एकहरी नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है।
भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की उद्घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख जो आपके एकात्मक के रूप में होता है। तो संघात्मक में कौन कौन होता है आपको फिर से बता देते हैं कि संघात्मक लक्षणों में जो होता है आपके लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता एवं स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल। जबकि एकात्मक में एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की उद्घोषणा, समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति जो है, यादें ये सब एकात्मक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, लिखित संविधान ये आपके संघात्मक हैं, कठोर संविधान ये भी आपके संघात्मक हैं, संविधान की सर्वोच्चता ये भी संघात्मक है, राज्यपाल की नियुक्ति ये आपके एकात्मक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये आपके संघात्मक है, राज विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ये आपके एकात्मक है, संवैधानिक संकट ये भी आपके एकात्मक है, जैसे कि आर्टिकल 352, एक सर्वोच्च न्यायपालिका ये आपके संघात्मक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 4, 6, 7। ठीक है, देख लीजिए 4, 6, 7 किसमें है? 4, 6, 7। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 356 एवं 357 में समवर्ती सूची और उसमें प्रगति विषयों पर संघ की अध्यारोही विधायी शक्ति। अनुच्छेद 254 राज्यों का नाम और भूगोल, राज्य क्षेत्र बदलने की संसद की शक्ति जो है। अनुच्छेद 3 एवं 4 राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियां। संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत अधिक निर्बल भूमिका। अनुच्छेद 368 है। और अखिल भारतीय सेवा संबंधी संवैधानिक व अन्य विधिक उपबंध। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर देखिए राज्यसभा वाला कहाँ गया? राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर भूमिका जैसे संवैधानिक लक्षण हमारी राज्य व्यवस्था के एकात्मक लक्षण है। ठीक है, जिसके कारण हमारा संविधान जो है पूर्ववर्ती परिसंघीय संविधानों से सुभिन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक है? ठीक है, एकात्मक है। तो देख लीजिए, भारतीय शक्ति का विकेंद्रीकरण ये क्या है? ये आपके संघात्मक है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व अभी देख चुके हैं, तो ये आपके एकात्मक है। न्यायिक पुनर्विलोकन ये आपके संघात्मक है। अखिल भारतीय सभाएं एकात्मक है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये आपकी संघात्मक है। ठीक है, ये संघात्मक है। तो 2, 3, 5, 2, 3, 5 देखिए किसमें है? 2, 2, 3, 5। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? तो देख लीजिए कौन सही है। भारतीय संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मकता का झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है। ये गलत है भाई। विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिकीय शक्ति संघ तथा उसकी
इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है, तो ये भी आपकी गलत है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए जो सही उत्तर है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, सही बात है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो दोनों सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई, तथापि एकल नागरिकता और केंद्र के राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार का कथन 1 और 2 आपके सही है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा एवं वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यहाँ न्यायिक शक्तियों का सोपान वध क्रम तथा संघ एवं राज्यों के मध्य विभाजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, तो सही बात है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये भी सही है, ठीक है। तो आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों सही भी है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और भारत की संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसमें कोई आनुवंशिक शासन नहीं होता है तथा राज्य के सभी प्राधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कथन ए जो है और कारण आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए और आर, ये भी आपके कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, तो सही बात है। लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दल को कोसते हैं, ये भी सही बात है। तो देखिए जो आर है, एक आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें सही कौन हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट इस लाइन से, ठीक है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, वे नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण एवं अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अंततः प्रश्न में दिए गए कथन जो आपके सही है, ठीक है, वही चीज लिखा गया कि कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है। तो भारत में जो है दल विहीन प्रजातंत्र जो है महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, ठीक है। आप यहाँ पर इसे पढ़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके है 46 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लीजिए। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है। इसे द्वारा पढ़ देते हैं कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं, बोलते हैं विविधताओं। कारण वाला क्वेश्चन है कि ए में लिखा गया कि भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, तो सही बात है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है। विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण करना है, तो ये भी आपके सही है। लेकिन जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में 8 राज्य तथा वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, जिसके कारण विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है, और तथा कारण जो है कथन की सही व्याख्या है, गलत है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अगर सही व्याख्या होता तो इसका आंसर ए हो जाता है, ये बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिया गया है, इसमें से आपको पढ़ के इसका आंसर को बताना है। तो पढ़ लीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित है तो समाहित है। ठीक है, सारे आपके समाहित हैं, तो दोनों सही है। और जो आपके आर है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी आपके कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लीजिए। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, तो सही है। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो सही बात है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर में लिखा गया है सेम चीज को यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण क्या है। इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाहित है, तो सही बात है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, ये भी सही है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, ये भी सही है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, दोनों का संविधान है, सेम ही है। ठीक है, ये भी सही बात है, तो सारे सही होना चाहिए। ऊपर में जो आंसर है नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एक तरीके से गलत दे दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था कि भारतीय संविधान की, नहीं फिर भी गलत हो जाता। ठीक है, इसे आप लोग खाली पढ़ लीजिएगा और जो नीचे सोल्यूशन दिया गया है इसे पढ़ लीजिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे प्रसिद्ध संविधान है। इसके वृहद होने का एक कारण नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी कारणों में से संविधान का जो स्वरूप है वृहद कार हो गया है। तो सभी जो ऊपर वाला है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ये सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक के दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस के सरकार की संघीय प्रणाली, ये सब गलत है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन को आप पढ़ लीजिए कि अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देता है। इसमें कुछ विधान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लेते हुए भी मूल रूप से संघीय संविधान है। ठीक है, ऐसा मानना ज्यादा उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे फिर से आपके आ गया कारण और कथन वाला क्वेश्चन, तो इसे भी आप पढ़ के इसका आंसर निकाल लीजिए। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो सही बात है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक
जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, तो ये भी बात आपकी सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो सही बात है। और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक, ये भी बात आपकी सही है। ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। भारतीय संविधान संघात्मक है, तो जो आर है एक ही सही व्याख्या कर रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए कि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय कहा गया है, इसे परिसंघीय किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, समान स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति में जो है आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतः एकात्मक के रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास बसु भी करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है। ठीक है, तो इसी कारण इसे अर्ध संघात्मक कहा जाता है। ठीक है, अर्ध संघात्मक क्यों बोला जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान न तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, इसीलिए इसे बोला जाता है अर्ध संघात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्राकृतिक में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, तो सही बात है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने बोला था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी ह्यूलर के अनुसार भारत का संविधान जो है अर्ध संघीय है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ये बोले हैं केसी ह्यूलर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो किसका कथन है? ये कथन आपके केसी ह्यूलर का है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो बी आर अम्बेडकर का यह कथन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? तो हर्बर्ट साइमन ने। ठीक है, हर्बर्ट साइमन ने, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्बर्ट साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरेनी, डफ डब्ल्यू रिग्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया। नेक्स्ट है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? तो यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ठीक है, अगर विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। जिस प्रकार से आज तालिबान का स्थिति हो गया, ठीक है, वहां पर कोई कानून नहीं है तो वहां स्वाधीनता भी नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल था। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून की स्वतंत्रता की रक्षा कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वह कहते हैं कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। जिस प्रकार से वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से
कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो कौन आपके संबंधित है? फ्रैंक डब्ल्यू डिक्स। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो हेनरी फेयोल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुक्ता प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, यह कथन दिया गया है। तो डब्ल्यू बी डॉन हम द्वारा, ठीक है, डब्ल्यू बी डॉन हम के द्वारा दिया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो देख लीजिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा में निहित होती, गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो किनको माना जाता है? तो ऑप्शन को सारे आप पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किनको जो है विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो शक्तियों का परिसीमन को माना जाता है, विधि के समता को माना जाता है, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व को माना जाता है, यह गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार को माना जाता है। तो सही उत्तर कौन है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन को आप पढ़ लीजिए कि प्रोफेसर डाइसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन के 3 लक्षण दिए हैं। विधि की सर्वोपरिता, इसका तात्पर्य है कि विधि सर्वोच्च है तथा राज्य की या व्यक्ति की स्वेच्छाचारिता का अभाव होना, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है, अन्य किसी हेतु नहीं। स्वेच्छाचारिता का अभाव व्यक्तियों के परिसीमन के रूप में प्रतिबिंबित होता है। उसके बाद है विधि के समझ क्षमता, अर्थात विधि के लिए सभी समान हैं और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विधि भावना की प्रबलता, इसका तात्पर्य है कि संविधान के समान सिद्धांत व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक विनिश्चयों का परिणाम है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और संवैधानिक सरकार वह है, संवैधानिक सरकार कौन है? तो देख लीजिए, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है, वो गलत है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है, वो आपके संवैधानिक सरकार होता है। तो सही कौन हो जाएगा? केवल 2 आपके सही हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुशता सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियों की विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो सीमित सरकार होता है, ठीक है, सीमित सरकार। तो ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। परिभाषा से जो है संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार एवं इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का स्रोत संविधान है तथा यह संविधान में निहित उपबंधों के अधीन कार्य करते हैं। संविधान जो है सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? तो देख लीजिए, राजनीतिक
शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, ऐसा कुछ नहीं यार, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, इस चैप्टर में ज्यादातर आईएएस का ही पूछा हुआ सवाल है। इसे दोबारा पढ़ देते हैं कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर हम लोग चाहेंगे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता पर विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णतः एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करने लगता है। सही बात है। नियंत्रण का अभाव एवं इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्यों यदि दूसरे पर अवसर डालते हैं या इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत, अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव हो, अवरोधों का अभाव हो, प्रतिस्पर्धा का अभाव हो, विचारधारा का अभाव हो। समाज में समानता होने का क्या अर्थ होना चाहिए? तो विशेषाधिकारों का अभाव हो। ठीक है, विशेषाधिकारों का अगर अभाव होगा तो समानता होने का एक निहितार्थ यानी कि बन जाएगा। ठीक है, समाज में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानता का एक समान अर्थ यह हुआ कि रंग, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है। अंततः समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। ठीक है, उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? दोनों में कौन सी आपके जो विशेषता है भारत और अमेरिका के संविधान में वो समान है? तो देख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियां है केंद्र के पास है, ये समान नहीं है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वेटो की शक्ति है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। और उच्च न्यायालय में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, ये भी आपकी गलत है। जो अमेरिका के उच्च सदन है, ठीक है, जो अमेरिका के उच्च सदन होते हैं वहां पर कोई मनोनीत नहीं होता है। वहां पर 50 राज्य है, तो 50 राज्यों में से हर राज्य से 2 मेंबर आपके आते हैं। ठीक है, तो केवल आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप पढ़ लीजिए। किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वेटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वेटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की इस शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि उसे विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन में विधेयक को वापस करना होता है, जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हेतु ऐसी किसी समय अवधि का उल्लेख नहीं है।
भारत तथा अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति का विशेषता ही समान है। भारत में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास तथा अमेरिका में जो अपशिष्ट शक्तियां हैं राज्यों के पास है। अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद को माना जाता है, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद को माना जाता है, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं इसको भी माना जाता है, मतलब सभी को माना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है? तो 1980 के दशक में। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे पढ़ लीजिए एक बार। यद्यपि 1960-70 के दशक में ही देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था, कुछ राज्य कांग्रेस के हाथों से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत के संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1980 के दशक 71 से 80 में खिसकी, जबकि बहुत से राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करीब 72, ये सबसे लगता है पॉलिटिकल लेंदी चैप्टर था। ठीक है, इसे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपको जो है आगे आने वाले चैप्टर में इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो और ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।